हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो आज हम अपना प्रीलिम्स 2023 का पेपर डिकोड करेंगे जिसमें आप इजीली 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 120 प्लस मार्क्स विदाउट एनी हैक और विदाउट एनी फ्रॉड ट्रिक्स एंड ऑल। सिर्फ आपको एक बेसिक कॉमन सेंस, जिसका नाम मैंने ट्रिकी सेंस दिया है, और पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेस पर। अब तक आप लोग जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, जैसे आप लोग कहीं से भी किसी कोई कोर्स से किया है या कहीं से भी आपने खुद से सॉल्व किया है, तो आप लोग अच्छे से एनालाइज नहीं करते थे, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते थे और आंसर्स मार्क करते थे। वो सही था, रेदर देन हमें उसके पीछे तक का जो बेस है वो क्लियर करना चाहिए। सो हम पिछले पीवाईक्यू 10 इयर्स के अराउंड 2011 से लेके 2022 तक के पीवाईक्यू से सिर्फ 23 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें से आप 120 प्लस स्कोर जीएस के पेपर में इजीली कर सकते थे। और 24 के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे कि अगर चाहे ऑप्शंस में कोई भी चेंज आए तो हम किस तरीके से खुद को रेडी कर सकते हैं यहाँ 23 के पेपर को सॉल्व करके। आई डोंट थिंक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने 23 को डिकोड किया है, और अगर किया होगा तो वो ट्रिक्स एंड ऑल हम उस पे नहीं जाएंगे, हम अपने पीवाईक्यू के बेस पर सॉल्व करेंगे। मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किए होते तो चाहे ऑप्शन किसी भी तरीके से आ जाए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से हो जाए, हम इजिली 120 प्लस स्कोर जीएस के पेपर में कर सकते हैं। सिर्फ 60 क्वेश्चन से हमें करेक्ट करने हैं, प्रूफ करके दिखाऊंगी अभी। सो आइए शुरू करते हैं। करने से पहले मैं आपको एक 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और इस 2023 के पेपर को बिल्कुल कंप्लीटली डिकोड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें ताकि 2024 को हम बिल्कुल नेल्ड इट करके आए। ओके, लेट्स बिगिन। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ स्टार्टिंग में कि मैं आपको किस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि हम 2023 वाले में भी 120 प्लस स्कोर इजीली कर सकते थे। और 120 सिर्फ मैं आपको बोल रही हूँ, आप देखना हम मोर देन 70 क्वेश्चंस को इजीली डिकोड करेंगे, और सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पर, जिससे आपके पिछले प्रीवियस ईयर भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके थीमेटिक रिपीटिव टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे, और 23 का पेपर भी पता चल जाएगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना था, जिससे आप 24 के बैटल फील्ड के लिए रेडी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। ये हमारा अब के बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। दिस इज प्रीलिम्स 2023। मैंने एक साइड ये आपका प्रीलिम्स का पेपर है 2023 का, और ये मेरे साथ में आपका ये 2019 वाला पेपर। मैंने एक साइड में, ये सिर्फ मैं आपको प्रीलिम्स 2019 के पेपर से दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने इन दोनों को फ्रेम किया हुआ है। आज हम जब ये क्वेश्चंस देख लेंगे, मैं आज आपको 6 to 7 क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपके साथ 2019 का ही पेपर डिस्कस करूंगी। इसी तरीके से हम अपना पूरा 23 का पेपर कर लेंगे और साथ साथ क्वेश्चन देखेंगे 23 वाले, और हम देखेंगे किस पीवाईक्यू से ये एज इट इज रिपीट किए जा रहे हैं। तो देखते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 90 था, ठीक है। अब इसमें क्या था देखिए, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। ओके, it can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generation. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. अब हमें बताना था इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से थे, जिसमें हमारे पास ऑप्शन थे only 1, only 2, all 3, और लास्ट ऑप्शन था हमारा none। ठीक है। सो अब आप ये क्वेश्चन देखिए, 2019 के प्रीलिम्स में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 43 है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए, हमें इसमें भी यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी HCNG के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना है। फॉर बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अब देखिए, आप स्टेटमेंट देखिए इनकी। फर्स्ट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फ्यूल ऑफ हाइड्रोजन सीएनजी, हाइड्रोजन रिच सीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन गैस। के मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेशन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गैस है वो एलिमिनेट हो जाती है। ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि एलिमिनेट तो वो वैसे भी नहीं होते कंप्लीटली। स्टिल अभी आप इसको कंसिडर ना करें तो नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन सीएनजी एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस। ठीक है, रिड्यूस करता है, हम कंसिडर कर सकते हैं एक टाइम के लिए। देन हमारा हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर बसेस। क्या आपको ये वाली स्टेटमेंट कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर बसेस, क्या आपको यही सेम स्टेटमेंट ये सेकंड वाली नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या हमारी सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सेम,
एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। सेम इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट 2023 के प्रीलिम्स में 2019 के प्रीलिम्स से डाल दिया, और यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट जो है हमारे सेकंड और थर्ड है, ब्लेंडेड के बारे में जो हमें बता रहे हैं या एमिशन से रिलेटेड, और यहाँ पर भी हमारे सेकंड स्टेटमेंट है। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। ऑब्वियसली नॉट, हमें पता है अगर हम ब्लेंड करते हैं तो हमारे जो हाइड्रोजन सीएनजी का फ्यूल है वो कॉस्टली होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाती है। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ओके, इस पेज पे इसके ऑप्शंस है नहीं, बाकी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसका आंसर 2 और 3 है, वो नेक्स्ट पेज पे इसके ऑप्शंस थे, सो वो मैंने क्लिक नहीं की फोटो, तो मैं आपको सिर्फ ये एक डेमो है कि मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। तो हमारा हाइड्रोजन एज अ फ्यूल रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशंस को, और ब्लेंड करने के बाद हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। सेम स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पूछ लिया है कि इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल्स। सो इसका आंसर 2 और 3 तो करेक्ट है, लेकिन उसके साथ हमारी इसमें फर्स्ट वाली भी करेक्ट है, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। तो कैन बी की स्टेटमेंट वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसका आंसर था हमारा ऑल 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो प्रीलिम्स 2023 का है, ठीक है। इसमें इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड द डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर कैनाल सेवरल किलोमीटर्स का लंबा, ये सब था, इन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब ऑप्शंस क्या थे हमारे पास, देवराया 1, ठीक है, मल्लिकार्जुन, देन वीरा विजय एंड देन विरूपाक्षा। जिस भी बच्चे का क्वेश्चन पेपर उसने वाला अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसने क्रॉस लगा रखा है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम देखते हैं 2019 के प्रीलिम्स में कैसे पूछा था। देखिए, बिल्डिंग कल्याण मंडपास वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। उन्होंने हमसे पूछा था कल्याण मंडपा है वो किसके, जो टेंपल है वो किसका कंस्ट्रक्शन फीचर है, किसके किंगडम का। तो इसका आंसर था विजयनगर, ये विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये रूल नंबर 15 क्या है, मैं आपको जब PYQ 2019 का सोल्व करूंगी तो उस टाइम पर आपको ये बताऊंगी मैं कि किस तरीके से हम आंसर्स निकालते हैं जब हमें पता या थोड़ा कम आइडिया रहता है ऑप्शंस के बारे में। तो इसका आंसर विजयनगर एम्पायर था। अब आप इसमें देखिए, इसमें इन्होंने हमें ऑप्शन दिया देवराया 1, मल्लिकार्जुन, वीरविजया और विरूपाक्षा। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था, लेकिन जिसने PYQ सॉल्व कर रखे थे उसको इतना जरूर पता होगा कि जो देवराया 1 है वो विजयनगर एम्पायर के बहुत ही फेमस रूलर थे। अगर कुछ भी विजयनगर एम्पायर में हुआ है तो वो मोस्टली जो काम है वो देवराया 1 ने ही किए हैं, उन्हीं से एसोसिएटेड होंगे डायरेक्टली, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इसका आंसर देवराया 1 है। सो जिसने PYQ में ये 19th वाला क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, ये स्क्रीन जो टिल्ट हो गई थी, तो जिसने भी ये 11th वाला क्वेश्चन PYQ में सॉल्व किया होगा और उसने ये जो विजयनगर एम्पायर है मार्क किया होगा, उसने इजीली ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। सो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन सभी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको PYQ सॉल्व करवाते टाइम दूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये एनालिसिस सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें PYQ सॉल्व करने चाहिए, जिससे हमें जो पेपर है वो एकदम एब्रप्ट ना लगे। जैसे 23 का पेपर देखिए GS का, सब बच्चे बाहर निकल के यही बोल रहे थे पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए। हाँ, माना कि उन्होंने ऑप्शंस का थोड़ा जो है स्टेटमेंट वाइज कर दिया या ओनली 1 ओनली 2 पेयर कर दिया, बट आप देखिए कि वो रिपीट वैसे ही कर रहे हैं। रिपीट या फिर आप कह सकते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका बेस है वो सेम ही है। तो वो एनालिसिस हम इस सीरीज में सीखेंगे। अब देखिए हम यहाँ आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। अब ये मैंने साइंस का क्वेश्चन लिया है ये दिखाने के लिए कि जैसे बच्चे बोलते हैं अब साइंस से वो पैटर्न चला गया, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यस, अगर वो चला गया है तो उसके बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर भी क्वेश्चन को PYQ की थीम के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं जस्ट। अब देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा 2023 के प्रीलिम्स का। इसमें हमसे पूछा गया, लेट मी जूम इन, माइक्रो सैटेलाइट DNA के बारे में, ठीक है। और इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है जो 2019 के ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। तो अब देखिए, ये माइक्रो सैटेलाइट DNA में बताने क्या होता है। माइक्रो सैटेलाइट DNA इज यूज्ड इन द केस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, या किस केस में ये यूज किया जाता है। पहला, अब हम ऑप्शंस रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फोना। ठीक है, आपको नहीं पता है कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं डिफरेंट फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप कैसे पढ़ेंगे, DNA है तो या तो आप उनके जीन से पढ़ेंगे या क्रोमोसोम से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो बेसिक हम डिकोड कर ही सकते हैं पेपर में, हमें बाकी नहीं पता, लेट इट बी। सेकंड बी ऑप्शन क्या था, स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज।
मतलब सेल्स को टिश्यूज में स्टिमुलेट कर देना। ये तो एक अलग ही टेक्निक हो गई कि सेल्स को आप टिश्यूज में स्टिमुलेट कर रहे हो, मतलब आपने पूरा ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म ही कर दिया एक चीज को। तो डीएनए का तो उसमें कोई रोल है नहीं, उसके लिए तो आपको आर्टिफिशियल कंडीशंस देने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड इज प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर प्लांट का क्वेश्चन से देख सकते हैं कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों एब्रप्ट बिल्कुल। तो सेकंड एंड थर्ड आपका एलिमिनेट। Then D is assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population। इतना ज्यादा इन्होंने घुमा के लिख दिया कि हमें ड्रग्स की असेस करना पड़ेगा, उनके ड्रग्स के ट्रायल्स करने पड़ेंगे पॉपुलेशन पे। क्यों? अगर इतना ड्रग से रिलेटेड कुछ बोलना था तो सिंपल लिख देते, कंडक्टिंग ड्रग ट्रायल्स या कंडक्टिंग ड्रग टेस्ट ऑन डीएनए। तो ये भी नहीं होगा। सो अगर आपको नहीं भी पता था तो आप बी, सी और डी को कॉमन सेंस के बेस पे एलिमिनेट कर सकते थे। अब हमने एलिमिनेट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब आप सोचोगे कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हमें फॉर श्योर ए ही मार्क करना है। लाइक जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से वो कर देंगे, बायो बैकग्राउंड से, बट ह्यूमैनिटीज वाले या कॉमर्स वाले या रेस्ट स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? तो उसका आंसर आपको मिलता है यहाँ पे PYQ में। अब देखिए वो कैसे मिलता है आपको, वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 93 हम रीड करते हैं। With reference to the recent development in science, which one of the following statement is not correct? हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट नहीं है। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है दैट इज फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, अब देखिए इसलिए हमें बोला है कि जो फंक्शनल क्रोमोसोम्स हम बना सकते हैं वो कैसे बनाएंगे, जब हम डीएनए को ले लेंगे टेक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की। और यहाँ पे भी जब हमने सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग की थी, दिस वन स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स ऑफ ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज, क्या ये और ये स्टेटमेंट एक दूसरे को लिंक नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर भी इनडायरेक्टली वो यही बात बोल रहा है कि हम डिफरेंट स्पीशीज के सेल उठाएंगे और उनसे हम क्रोमोसोम्स को लेके ज्वाइन कर देंगे, और वो स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप डिफरेंट स्पीशीज के सेल्स उठाते हैं, पहली बात तो क्रोमोसोमल से सेल्स निकालना, सेल से क्रोमोसोम निकालना अपने आप में ही खुद बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो कर भी लेते हैं तो फिर हमें आर्टिफिशियल कंडीशंस बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी, जो उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में। तो सेम बात इसने यही बोल दी, बस इसने सेल के आगे स्टेम सेल वर्ड डाल दिया, ठीक है, और बोल दिया कि सेल से टिश्यू, तो इसने थोड़ा लेवल बढ़ा दिया कि सेल से ये टिश्यू तक पहुंच गया, लेकिन बात तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम ही कह रहा है। तो जब आपको स्टेटमेंट जिसने PYQ किया था 2019 का, उसको पता था ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाली स्टेटमेंट वो रॉन्ग करके ये तो कॉमन सेंस से वैसे ही गलत हो रहा है, क्योंकि ना तो हॉर्टिकल्चर जैसी कोई इसमें बात की जा रही है। हॉर्टिकल्चर आपको पता है ग्रेप से रिलेटेड होगा, ठीक है, और यहाँ पे ना उसने ड्रग्स ट्रायल, ड्रग्स से रिलेटेड कोई बात किया, तो क्या बचा आपका डीएनए, और डीएनए लिंक होता है जीन और क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, जीन्स हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताने में हेल्प करते हैं, तो 100% इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमें रिलेट करना है 2023 का पेपर या 2019 के पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम 3 का पेपर 22 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए, हमारी स्टेटमेंट 1 दी है इन्होंने और स्टेटमेंट 2 दिया। मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन ले रही हूँ जान पूछकर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। अगर PYQ के हैं तो आप एज इट इज स्टेटमेंट देखेंगे बिल्कुल, और एज इट इज नंबर पर देखेंगे। अब ये हमारा प्रीलिम्स 2019 का है, और इसका आप क्वेश्चन नंबर देखिए 22। पेपर इज 2019 एंड पेपर इज 2023 एंड क्वेश्चन नंबर इज 22। सेम क्वेश्चन नंबर तक उन्होंने नंबर पर रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन नंबर पर उन्होंने रिपीट किया है। अब देखिए कैसे, और तो मुझे नहीं पता ये सेट कौन सा है, बट जिस भी सेट में था यहाँ सेम क्वेश्चन नंबर पे है। स्टेटमेंट 1 इज मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ओके, आपको नहीं पता, रेड फ्लैग इज नॉट नेचुरली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमें नहीं पता, ये आपको बताइए इन्होंने इस बार जैसे हमें स्टेटमेंट्स दी थी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, then 1 and 2 are correct, 2 is not the correct explanation of 1, then third is statement 1 is correct but second is incorrect, and fourth option था statement 1 is incorrect and statement 2 is correct, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, ये 2019 का पेपर है। So first statement is Asiatic lion is naturally found in India only, हमें नहीं पता, red flag only. Double humped camel is naturally found in India only. One horned rhinoceros is naturally found in India only. अब हम देखते हैं हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, 1 only, 2 only, 1 and 3, 1, 2 and 3, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बच्चे ने PYQ पहले किया था उसको ये पता है कि एशियाटिक लायंस जो है वो इंडिया में ही मिलते हैं, तो 1 तो करेक्ट है ही,
ठीक है, मैं उसकी बात नहीं करी जिसने 2019 में पेपर लगाया था, लेकिन जो 23 के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करके गया होगा उसको ये पता होगा इसका आंसर 1 ओनली है, कि 1 तो करेक्ट है और 2 और 3 हमारे गलत है, कि डबल हम्ड कैमल जो है नेचुरली फाउंड नहीं होता है इंडिया में, और 1 हॉर्न राइनोसेरस भी नेचुरली फाउंड नहीं होता है, तो इसका आंसर हमारा 1 ओनली था। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे 23 के प्रीलिम्स पे। इसमें जो नेचुरली वाली आपकी स्टेटमेंट है, ये देखिए एशियाटिक लाइन्स नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वो करेक्ट दिया यूपीएससी ने अपने आंसर की में। सिमिलरली मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, और सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं होता है कि आपका एक भी प्रेडेटर ना हो, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। मैं आपको अभी यूपीएससी की जब आंसर की आ जाएगी तो उससे तो वेरीफाई हमारे आंसर्स हो ही जाएंगे, लेकिन रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे और जो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की दी है और मेरे जो खुद का भी एनालिसिस है, मैं आपको उनके बेस पे ये आंसर्स बता रही हूँ मैच करके। रेस्ट अगर थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम यूपीएससी के आंसर की से हमारा चेंज हो, अदरवाइज जो फंडामेंटल्स है वो वही रहते हैं। तो देखो यहाँ पे भी यूपीएससी ने आपको नेचुरली वाली स्टेटमेंट भी हिंट दिया कि जो नेचुरली वाली स्टेटमेंट है वो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और वो करेक्ट है। सिमिलरली उसने यहाँ भी मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये वाली आपको हिंट दी और ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो हमारी जो ये स्टेटमेंट है ओनली वाली यहाँ भी रॉन्ग है और ओनली वाली वहां भी रॉन्ग है। मैं आपको इस लॉजिक से जाने के लिए नहीं बोलूंगी कि ओनली है तो आप रॉन्ग कर दो, नहीं, वो तो एक मतलब कोई है कि नहीं है, बेसिकली वो तो आपका वो वेपन है कि जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो ठीक है आपने ओनली सोच के रॉन्ग किया। लेकिन आप नेचुरली वर्ड पे जाइए, नेचुरली वर्ड जो एक यूपीएससी की डिक्शनरी में पॉजिटिव वर्ड है, सो नेचुरली के लिए उसने पहले भी हमें पॉजिटिव ही हिंट दी है, वो दे रही है हमें खुद ही। और यहाँ पर भी जब अगर कंफ्यूज है हम तो हम नेचुरली के साथ जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग के ओनली वाला। और बाकी आप इसमें दोनों ही देख सकते हैं कि नेचुरली वाला सही हो जाता है तो ओनली वाले गलत है, तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर सी निकल के आता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए आप, ये हमारा 47 क्वेश्चन नंबर है 23 के प्रीलिम्स का, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये छिप गया है, पता नहीं शायद 3rd है या कौन सा 9th है, आई डोंट नो, 2019 का। ठीक है, ये क्योंकि ये है इतना पेपर है, ये इधर वाला 23 वाला पेपर है, उधर वाला 2019 का पेपर है। तो अब देखिए आप, इसमें जो है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस एमएसपी दैट इज मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर नाइजर क्रॉप, ठीक है, दैट इज इसका साइंटिफिक नेम इज गुजियोटिया एबेसिनिका सीड्स। ठीक है, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। थर्ड इज सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग ऑयल, ठीक, सॉरी ऑयल फॉर कुकिंग। ओके, अब मान लो नहीं पता आपको ये, लेकिन जिस बच्चे ने पीवाई के सॉल्व किया होगा वो उसको इजिली मार्क कर सकता है, ऑल 3 आर करेक्ट। अब कैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैं जूम इन कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया लास्ट 5 years में आपको बताना है। फर्स्ट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो एक सेकंड के लिए। देन एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ अदर ऑयल सीड्स, ठीक है। थर्ड, एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन। देन एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। ओके, ये पता है आपको कि स्टेडली डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड यूपीएससी रोक देता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में दे चाहे वो ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में, आप किसी से लगा सकते हैं। तो ये हमारे गलत हो गए। फोर्थ वाला, क्योंकि सब में 4 ऑप्शन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने, तो हमारे ऑटोमेटिकली आंसर था 1 and 3 2019 के पेपर में, यूपीएससी के आंसर की में। सो फर्स्ट वाज एरिया अंडर द कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, राइस के अंदर जो एरिया आ रहा है लास्ट 5 years से, ऑलमोस्ट राइस नहीं खरीफ क्रॉप बोल सकते हैं आप बेसिकली। और थर्ड स्टेटमेंट हमारी थी कि एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर, तो मोर देन दैट वाली भी हमारी करेक्ट होती है कि कॉटन के अंदर ज्यादा एरिया है। ठीक है, अब हम आते हैं और इस वाले क्वेश्चन पे अपने पे। इसमें हमें बोला कि जो आपकी नाइजर जो क्रॉप है वो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। सो नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। आप देख सकते हैं कि उसने खरीफ क्रॉप पे 2019 में भी कितना फोकस किया था कि 4 स्टेटमेंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया था। शॉर्ट क्वेश्चन तो वो पूछ ही सकते हैं कि खरीफ क्रॉप में से जो पहले पूछा था इसमें से 4 ऑप्शन देखिए कि कौन कौन से खरीफ क्रॉप है या नहीं है, लेकिन यहाँ उसने खरीफ क्रॉप पे एम्फेसिस करके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। तो सिमिलरली उसने 23 में भी अपने 3 स्टेटमेंट देके खरीफ क्रॉप पे क्वेश्चन पूछ डाला।
तो जब उसकी नजरों में खरीफ क्रॉप इतनी इंपॉर्टेंट है तो पहली बात तो थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक होता है, और यहाँ पर भी उसने खरीफ क्रॉप के अंडर जो मेन क्रॉप है आपकी राइस कल्टीवेशन, उस पे एम्फेसिस करके वो स्टेटमेंट उसने करेक्ट डाली है। सिमिलरली अगर वो यहाँ पे नाइजर क्रॉप की बात कर रहा है जो न्यूज में भी थी, जिसने थोड़ा भी सुना होगा न्यूज में, वो इजीली गेस कर लेगा कि नाइजर जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, या गेस नहीं भी कर पाएगा तो वो रिलेट कर लेगा कि जब PYQ में उसने खरीफ के अंदर राइस पे इतना एम्फेसिस दिया था तो वो खरीफ के अंदर नाइजर पे क्यों नहीं दे सकता है। सो नाइजर भी हमारी खरीफ क्रॉप होती है, और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे उस पे MSP उसके सीड्स के लिए ताकि हम ग्रो कर सके। और सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग ऑयल, ये तो अपने आप में ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ट्राइबल क्या, एक नॉर्मल सोसाइटी के पीपल भी उसको यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए उसके ऑयल को। यहाँ पर भी हमसे वही बात की जा रही है कि जो खरीफ क्रॉप है हम उसका जो राइस होता है उसके हम यहाँ पे देखिए आप एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, तो हम वही सिमिलरली सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड्स फॉर कुकिंग, तो यहाँ पे भी हम उसके अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर है ऑल 3 आर करेक्ट, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल 3 आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है 2023 के प्रीलिम्स का, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये रीड करते हैं। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, पहले हम अपने कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं अभी के लिए। नन ऑफ देम इज सेट अप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, क्या वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में एक भी सेटअप हमने नहीं किया है, छोड़ देते हैं। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ऑन, और कोई भी प्राइवेटली ऑन नहीं है, ओके। तो वैसे तो ये तीनों ही गलत है, क्योंकि अगर आप देखें क्या एक भी सी वाटर आपका यूज नहीं करता होगा, वेरी मतलब बहुत ही एब्रप्ट है। और सेकंड, स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे ना, हम अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग हम उस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे कि वो यूज कर सके। थर्ड, प्राइवेटली ओन एक भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे में यहाँ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को देखा जाता है, यही मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर नन हो जाएगा, डी। लेकिन अब जिसने 2019 का PYQ किया होगा वो इसको बिल्कुल इजीली कॉन्फिडेंस से नन मार्क करके आएगा, डी। कैसे, हम यहाँ देखते हैं। मैं आपके ये थोड़ा फोटो इस तरीके से आप मैनेज करना प्लीज। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता तो देखते हैं आगे। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपको कोल जो ब्लॉक्स है वो लॉटरी के बेस पे दिए जाए, ठीक है, ना ऐसा कभी होगा, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं हुआ है। थर्ड वाज टिल रिसेंटली, अगर इतनी बड़ी बात होती और आपकी लॉटरी वाली तो सबको ये बात पता भी होती। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया हैज यहाँ पे स्टॉप्ड लिखा हुआ है, ठीक है, स्टॉप मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहा था कि इंडिया ने जो है अपना कोल एक्सपोर्ट करना स्टॉप कर दिया क्योंकि उसके पास सफिशिएंट कोल प्रोडक्शन है इंडिया में। ये हमारा पॉइंट जो है कट गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कहना क्या चाहता है। थर्ड पॉइंट था, आप चेक कर सकते हैं 2019 क्वेश्चन नंबर 48 के जो कोल है हमने वो इम्पोर्ट करना चाइना से या बाहर से बंद कर दिया है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कोल प्रोडक्शन है। आपको पता है अगर इतना बड़ा चेंज होता तो हमें आज भी पता होता, हम आज भी कोल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कोल में, तो ये भी गलत होती है और ये भी आपकी गलत होती है। सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग होते हैं हमारे, तो ये गया, ये गया, ये गया, हमारा आंसर है वन ओनली, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ भी इन्होंने यूपीएससी ने हमें गवर्नमेंट की हिंट दी, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट वाली जो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी। और इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं अपने, यहाँ भी इन्होंने हमें बोला कि नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट होता है कि कोई ये सोच ले कि यार क्या पता कि वो प्राइवेटली ओन्ड ना हो, सारे ही गवर्नमेंट ओन करती हो, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो बेसिकली ये लोग इजीली ट्वीक कर देते हैं, प्राइवेट को गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को प्राइवेट से। तो यहाँ जहां पर भी आपका प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड आएगा, आपको वो स्टेटमेंट्स बहुत केयरफुली पढ़नी है और उसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट वर्ड मेंशन है और पूरे स्टेटमेंट में कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है तो वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्राइवेट वर्ड मेंशन है और स्टेटमेंट में वैसे ही नेगेटिविटी है कि भाई नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन, कोई भी प्राइवेटली ओन नहीं करता है,
तो मतलब सारे गवर्नमेंट के हैं, तो प्राइवेट वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। इसलिए इसका आंसर था नन, डी ऑप्शन ये वाला, कि नन ऑफ दिस इज करेक्ट। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 63 देखना है। अब आप ये वाली स्टेटमेंट पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। तो आपको बताइए कि हमारा ऑल मतलब सारा एक्सटर्नल जो डेब्ट है वो तो यूएस डॉलर में नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। सेकंड, फर्स्ट इन्होंने बोला हमें कि मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी, जबकि ये गलत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारा डेब्ट जो है ऑन करता है मोस्टली। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी, जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें नन ऑफ देम इज ऑन बाय, जिसमें है कि नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ऑन, और ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने ट्वीक कर दिया वर्ड को। यहाँ प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 23 का पेपर है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 63 है, ये 2019 का पेपर है। यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट एंटिटी की ट्वीक कर दिया और आना चाहिए प्राइवेट वर्ड। तो अगर प्राइवेट आता तो ठीक होता, लेकिन इन्होंने लिख दिया कि जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो गवर्नमेंट एंटिटीज की साइड से ज्यादा है, तो वो गलत है। इनफैक्ट हमारा प्राइवेट एंटिटीज की साइड से ज्यादा था 2019 तक टोटल। सो इसलिए इसका करेक्ट स्टेटमेंट दोनों गलत होते, तो इसका आंसर था डी, नीदर 1 नॉट 2। तो आप इससे एक एनालिसिस समझ गए कि जब भी गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात की जाती है स्टेटमेंट्स में, वहां पे आपको रेड फ्लैग देखना है, मतलब वहां पे आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और चांसेस है 90% कि स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, क्योंकि वो लोग इजिली ट्वीक कर देते हैं, गवर्नमेंट से प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट से गवर्नमेंट कर देंगे, जैसे मैंने आपको 19 और 23 के पेपर में दिखाया है। सो आज के लिए हमारा एनालिसिस इतना ही। ये पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको 6 to 7 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए, और सिर्फ मैंने आपको 2019 के पेपर से दिखा दिए ये क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से हम अपना 23 का पूरा एग्जाम, पूरा पेपर डिकोड करेंगे और सीखेंगे कि लास्ट 10 ईयर से आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट पता लग जाएगी कि हमारा, अगर जिसने PYQ किया है तो कहाँ से पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे फ्रेम होता है। और 24 के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी होके जाएंगे। सो मैं आपको इस सीरीज में ना कोई हैक्स, ना कोई फालतू की फ्रॉड जो अभी चलते हैं यूट्यूब पर, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ये सब की बात नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ PYQ से आपको बताऊंगी, आप मोर देन 70 क्वेश्चंस तक करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैंने तो 120 प्लस स्कोर ही बोला था 23 के पेपर में। तो चलिए इस सीरीज को आज यहीं पे अभी एंड करते हैं पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी, और इन बिटवीन 2019 के लिए मैं आपको पूरा डिकोड करके दे दूंगी, जिससे आप लोग खुद एनालाइज कर सके 23 के पेपर को। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।